हमारे बीच में बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेकर अविनाश दास और बहुत अच्छे उपन्यासकार सत्या व्यास मौजूद हैं। अविनाश जी को मुझे लगता है कि कम से कम जो यंग ऑडियंस है यहाँ पर वो बहुत बेहतर ढंग से परिचित होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अनारकली और ऑफ आरा जो फिल्म आई थी उसको न केवल सामान्य दर्शकों ने बल्कि आलोचकों ने भी बहुत सराहा था। और स्त्री केंद्रित यह फिल्म एक स्त्री के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उन तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में से निकल आई एक आज़ाद स्त्री को वो फिल्म बहुत खूबसूरती से स्थापित करती है। सत्या व्यास के बारे में हम सब जानते हैं कि वो नई हिंदी के बहुत प्रतिनिधि उपन्यासकार हैं और मुंबई अटैक जैसा उनका बड़ा उपन्यास बहुत लोकप्रिय हुआ है। तो मैं सत्या भाई को ये मंच सौंपता हूँ। हम स्वागत करें अविनाश दास का तालियों के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो जैसा रविंद्र जी ने बताया, बात वहीं से शुरू करता हूँ, पीछे से आता हूँ आगे कि अनारकली और फारा हम लोगों ने देखी, उसके भी थोड़े पीछे से आता हूँ। हम सब जो थोड़े बहुत 2010 के दशक के लोग हैं वो जानते हैं कि अविनाश भाई एक बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा ही सफल ब्लॉग चलाते थे, मोहल्ला लाइव। मैं मोहल्ला लाइव के बारे में भी बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं अविनाश जी से जानना चाहूँगा कि मोहल्ला लाइव से मुंबई तक का सफ़र के पीछे की सोच क्या थी, वो कैसे आया अविनाश भाई? कोई अलग से कोई सोच नहीं थी सत्या। तो मैं अपने किसी भी काम से बहुत जल्दी ऊबता रहा हूँ, क्योंकि कोई एक काम शुरू किया, मज़ा आने लगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आने से पहले ही मुझे लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ यार। तो हर काम को छोड़ करके दूसरा काम शुरू करने के पीछे ये वाला ड्राइव जो है वो ज़्यादा काम कर रहा था। और सिनेमा मुझे शुरू से बनाना था, दिमाग में मैं उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन बहुत सारी जीवन की परिस्थितियां होती है कि आप अपने चाहे हुए काम कायदे से नहीं कर पाते हो। हम सब जिस किस्म से आगे बढ़ते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब दूसरों की डाली हुई होती हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको बैंक पीओ बनना है, आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। मतलब ये हम सोच ही नहीं सकते शुरू में कि हमको पेंटर बनना है, हमको कवि बनना है, हमको कहानीकार बनना है। तो इस तरह से बनने की जो चाहना है, इसके अलावा सब कुछ हम कर रहे होते हैं। तो चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो न्यू मीडिया हो, वो सब एक सीढ़ी थी मुझे लगता है आज जब मैं सोचता हूँ कि जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो सफ़र तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही ठाक है और बहुत सही वक्त पे मैं मीडिया से निकल आया, क्योंकि आज जो मीडिया का हाल है मुझे लगता है कि हम लोग कतई सर्वाइव नहीं कर पाते, बेरोजगार होते, मकान की किस्तें नहीं दे पा रहे होते, गाड़ी की किस्त नहीं दे पा रहे होते। तो बम्बई हर लिहाज से मेरे लिए अच्छा ही रहा। अविनाश ने बताया कि वो बहुत जल्दी अपने काम से ऊब जाते हैं, तो हम ये मान के चलें कि निर्देशक के साथ साथ अब हम अविनाश का निर्माता वाला रोल भी बहुत जल्द देखेंगे। नहीं, वो दरअसल मैं एक फिल्म पिछले 5-6 सालों से बनाने की कोशिश कर रहा था दूसरों के साथ, तो हो नहीं पा रहा था क्रैक वो। तो फाइनली अभी हमने तय किया कि उसको हम लोग खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। बहुत अच्छी। तो नेक्स्ट ईयर ये करेंगे। तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के। अविनाश, पत्रकार मूल रूप से शुरुआत जो आपने की, पत्रकारिता शुरू की, फिल्म लेखन भी आप करते हैं, फिल्म निर्देशन भी आप करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ क्या कभी आपके भीतर का पत्रकार निर्देशन करते समय या लेखन करते समय आड़े आता है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि यह बात बताई जानी जरूरी है लेकिन वह फिल्म के लिहाज से फाइनेंशियली वायबल नहीं होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि आप जो जब जैसे हैं वही आप हर जगह होते हैं। अगर आप जीवन में जहाँ खड़े हैं वहीं आप कहानियों में भी खड़े होते हैं, आप कविताओं में भी खड़े होते हैं, और वही चीज़ आपके लिए वर्क करती है। आप वो न करना चाहें, कुछ और करें, तो मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल है। जिस चीज़ को आप खुद समझ नहीं पाएंगे, जिस चीज़ में आपका खुद का बिलीव नहीं होगा, वो दूसरों को कैसे आप भरोसा दिला पाएंगे उसमें।
तो वर्क वही करेगा जिसमें आपका विश्वास हो। भाई शैलेंद्र का विश्वास तीसरी कसम में था। तीसरी कसम कहानी थी फणीश्वरनाथ रेणु की। फणीश्वरनाथ रेणु ने कहा था, जब शैलेंद्र इस बात के लिए थोड़ा सा परेशान थे कि कहानी का अंत बदल दूं क्या, तो रेणु ने कहा कि बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी फिल्म है, तुमने पैसे लगाए, ये सब किया, लेकिन फिर मेरा नाम कहानीकार से हटा देना। क्या बात। अब शैलेंद्र ने कहा कि नहीं यार, है ना, फिल्म जैसे वैसे ही हम मतलब लोगों को दिखाएंगे। फिल्म रिलीज हुई, फिल्म फ्लॉप हो गई। फिल्म वापस रिलीज हुई, फिल्म सुपर डुपर हिट हुई। तो कॉमर्शियल ऐसा कुछ टूल नहीं है कि उसमें आप डालोगे इधर से और उधर से आप पैसे कमाओगे, क्योंकि इस टूल के जरिए बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम डब्बा बंद हुए, बेकार हो गए, उनको किसी ने नहीं देखा। तो वो कन्विक्शन है। ये अविनाश, ये हमें अविनाश दास की बात हुई। ये अविनाश अगर ऐसा करते हैं तो मैं अविनाश से ही जानना चाहूँगा कि अविनाश इसी कन्विक्शन को लेकर क्या सामने के जो बाकी और भी आयाम हैं फिल्मों के, उनकी तरफ से कोई परेशानी आती है? अगर आप अपनी बात अपने मुद्दे पर हैं तो क्या सामने वाले की तरफ से कोई परेशानी आती है? मेरे कहने का अर्थ है कि आपने एक कहानी लिखी, वो उस कहानी पर आप बिल्कुल हैं कि मैं इसी कहानी को ऐसे ही लेके जाऊंगा, क्या जो पैसा लगा रहा है, क्या जो बनाना चाहता है, क्या जो कॉर्पोरेट है, उसके तरफ से कोई ऐसी परेशानी आती है कि नहीं हम इस पे बिना फेरबदल के काम नहीं करेंगे? और अगर आती है तो उसे अविनाश या निर्देशक किस तरह से देते हैं? ये जी। सिनेमा जो है कोई व्यक्तिगत उपक्रम तो है नहीं, एक सामूहिक प्रयास है। और जब हम एक निर्देशक के बतौर, एक कहानीकार के बतौर आते हैं सामने सिनेमा बनाने के लिए, तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो कॉरपोरेट है उसके पास दिमाग नहीं है, जो निर्माता है जो पैसे लगा रहा है उसके पास दिमाग नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा डेरोगेटरी है उस पूरी परंपरा को लेकर के, जिस परंपरा में जागते रहो जैसी फिल्में, 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में, तीसरी कसम जैसी फिल्में, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में बनती रही हैं। होता क्या है कि मतलब ये कन्विंस करने का मामला है। अगर आप अपनी कहानी से कन्विंस हो तो आप सामने वाले को भी कन्विंस कर सकते हो। अगर आप नहीं कन्विंस कर पा रहे हो अपने थॉट से, तो मुझे लगता है कि उस पर बार बार काम करने की जरूरत होती है। ये कोई अहंकार की यात्रा तो है नहीं। बहुत सही। हाँ, तो मुझे लगता है कि आपको सुनना जो है आपकी पहली शर्त है कि जो आप काम करने जा रहे हो, और चीजें क्रैक हो जाती हैं। अभी थोड़ा माहौल बदला हुआ है बॉलीवुड का, मैं समझ रहा हूं आपका इशारा कहां है, बदला हुआ है, लेकिन क्या है कि इस माहौल में 2 साल तक 3 साल तक हमको काम करने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जब मौका मिलेगा हमको हमारी चीज बनाने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब समय बदला हुआ है तो उस समय के हिसाब से कोई कहानी कह दूं जिसका रास्ता कोई नहीं रोके, तो तब तक हम रुके रहेंगे और बीच में संघर्ष चलता रहेगा। क्या बात, संघर्ष, सतत संघर्ष। दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है उस पर आते हुए सवाल करूंगा मैं। आज का हमारा टॉपिक है कहानी का सफर किताब से पर्दे तक। अविनाश मैं ये जानना सफर चाहता के बारे में तो आप सबसे ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि आपकी किताब पे अभी एक बहुत ही मशहूर वेब सीरीज ग्रहण बनी है, जो कि मतलब हमको लगता है कि हिंदुस्तान के टॉप 10 वेब सीरीज में आ रही है। तो इस सफर के बारे में आप बताइए। जरूर जरूर, मैं जरूर इस बारे में अपनी बात भी रखूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सवाल भूल जाऊं, निर्देशक सामने है तो बिल्कुल सवाल कर लेना चाहिए। अविनाश मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लेखक भी हैं, आपकी एक उपन्यास आ रही थी, किसी कारणों से नहीं आई, मैं मुतमईन हूं और मैं अपने पाठकों की तरफ से भी कहना चाहता हूं कि वो उपन्यास आए, हम पढ़ें। मैं बस ये जानना चाह रहा था अविनाश कि एक लेखक जो है वो जो किताब लिखता है उसके किताब लिखने का जो ग्रामर है बिल्कुल अलग होता है, स्क्रीन प्ले का ग्रामर बिल्कुल अलग होता है लिखने का। तो क्या आप जब लेखक थे या अभी भी आप लेखक हैं और स्क्रीन प्ले की तरफ जब आप मुड़े, क्या क्या समस्याएं आई और उसे दूर कैसे किया? क्या ऐसा कुछ टूल है, हमारे जो आज जर्नलिज्म के लड़के हैं वो भी जाने कि क्या ऐसा कुछ टूल है जहां से हम लेखक जो है या उपन्यास जिस तरह की आती है उसे स्क्रीन प्ले में कैसे चेंज करते हैं, या आप उसको कैसे करते हैं? जी देखिए, मतलब
लिखना जो है वो हर जगह अलग अलग किस्म की प्रक्रिया है। जैसे नॉवेल अगर आप लिखते हैं तो आपकी जो फिलॉसफी है उसके साथ एक लंबा खेल उसमें कर सकते हैं, है ना। एक मैदान है जिसमें आप गेंद को अपने तरीके से इधर उधर ले जा सकते हैं, है ना, थोड़ा हवा के साथ बह सकते हैं, मतलब जिसको कहते हैं गंगा को अविरल बहने दो, है ना। और लेकिन जब आप सिनेमा के लिए कहानी लिख रहे होते हैं तो आप आंख बंद करेंगे, जो विजुअल आपके सामने दिख रहा है उसको आपको उतारना होता है ना। तो जो आपको दिख रही चीजें हैं वही आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके स्क्रीन प्ले में एलिब्रेट करना पड़ता है। आप वहां पे ये इस वाक्य से काम नहीं चला सकते कि वो रास्ते से गुजर रहा था और उसके दिमाग में 75 तरह की बातें चल रही थी। हम उसके दिमाग की वो 75 तरह की बातें शूट ही नहीं कर पाएंगे। तो उस लेवल पे चीजें क्रैक करनी होती है और थोड़ा इंगेजिंग बनाना पड़ता है ना। वो विजुअल से भी बना सकते हो, फ्रेम से भी बना सकते हो, वो कहानी से भी बना सकते हो, संवाद से भी बना सकते हो। तो इतना चौकन्ना और चौकस रहना पड़ता है मतलब स्क्रीन प्ले लिखने के लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे आप एक उपन्यास लिखते हो, जैसे मुझसे कोई कहता है कि यार आपने 2017 में एक फिल्म बनाई अनारकली, विमल चंद्र पांडे ने एक फिल्म बनाई 18 में, शायद 18 16 या 17 मैंने फिल्म देखी थी। तो अभी हम दोनों से ये कहे आदमी कि भैया 19 में कुछ नहीं आया, 20 में कुछ नहीं आया, उपन्यासकार से तो कोई नहीं पूछता यार, है ना। प्रेमचंद से गोदान लिखी और रेणु ने प्रति परी कथा लिखी, मैला आंचल लिखी, हर साल उनके पास ये कोई थोड़ी, या विनोद कुमार शुक्ल से थोड़ी कोई पूछता है। तो एक सिनेमा बनाना उपन्यास लिखने जैसा ही कठिन काम है, उतना ही एनर्जी लगती है। तो एक बार में एक हुआ, हो सकता है 5 साल के बाद एक होगा, तो ये मामला नहीं। बिल्कुल, मैं अपने सुनने वालों के साथ साथ खुद भी आग्रह करूंगा अविनाश से कि 5 साल का समय ना लगे और उससे पहले मेरे 4 काम आ गए पिछले 5 साल में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल जो है वो अनारकली ऑफ आरा का एक दर्शक होने के नाते मैं पूछना चाहूँगा कि पहली फिल्म अनारकली ऑफ आरा, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप निर्माता होते तो आप किसी दूसरे में, ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत मत है, कि किसी दूसरे निर्देशक के इस कहानी पर हामी भरते। इस कहानी को लेकर आप इतने श्योर कैसे थे और यह कहानी जो है वो किस तरह से आपके जहन में आई? मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इतना श्योर ये कहानी अनारकली ऑफ आरा, जो कि हम 2017 में जिस फिल्म को देख रहे हैं, चीज़ें इतनी बदल चुकी हैं, वहाँ से एक नौचगल की कहानी उठा के लाना और उसके पूरे स्ट्रगल और उसके पीछे की जो उसके साथ का जो संघर्ष है उसे लेके आना, इस कहानी पर आप कितने मुतमईन थे और आपने बाकी लोगों को किस तरह से इसके लिए तैयार किया? जी देखो, मेरा कन्विक्शन तो था ही सर उसमें कि मुझे ये फिल्म बनानी थी। 2006-7 में मेरे दिमाग में ये कहानी आई थी, तब से मैं उस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना चाह रहा था। लेकिन मामला यह है कि अगर आप किसी को बोलेंगे, निर्माता को, कि मैं एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी जो है वो कहना चाहता हूं, आप मुझे मौका दो, तो अलग तरह की कहानी कहने का मौका। अभी इरशाद कामिल कल हमको बता रहे थे कि उन्होंने साजिद नाडियाडवाल को कहा कि सर आपसे मिलना, एक कहानी सुनानी है। तो साजिद ने उनको बुला लिया और कहा कि हाँ भाई बताओ। तो इरशाद ने कहा कि यार एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहता हूं। तो साजिद ने कहा कि पहले तो ये समझ लो कि मैं छोटी फिल्म नहीं बनाता भाई, है ना। तो अलग किस्म की कहानी या समाज को बदलने वाली कहानी कह करके आप अपनी कहानी को नहीं बेच सकते। तो अनारकली के साथ भी यही था कि मुझे उस कहानी में जिस चीज को बेचना था निर्माता को, वो मैंने वही बेचा। कुछ अतरंगी किस्म के गाने सुना करके, कुछ रंग बिरंगी कहानियां सुना करके, है ना। लेकिन जो मुझे बनाना था वो बना रहा था। इस वजह से बहुत सारे झगड़े भी हुए हमारे सेट पे कि आपने कहा कुछ और कर कुछ रहे हैं। तो लेकिन फाइनली बन गई वो फिल्म। तो बेचना एक कला है सर। अविनाश दास किताबें अभी भी पढ़ते हैं, और अगर अविनाश दास किताबें पढ़ते हैं तो क्या अविनाश दास किताबों पे फिल्म बनाएंगे?
यार मैं सुनील गंगोपाध्याय की किताबों पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, और मुझे प्रथम आलोक बहुत ही पसंद है, बड़ा एपिक किस्म का नॉवेल है। अगर मुझे अमिताभ घोष के नॉवेल पे फिल्म बनाने का मौका मिले, सी ऑफ पॉपीज पे तो कोई और बना रहा है, मुझे ग्लास पैलेस पे बनाने का मौका मिले, या जो उनकी नई किताब है उस पे मौका मिले, तो उस पे मैं बनाना चाहूँगा। बहुत जैसे कई चांद पे सरे आसमान, शमशेर रहमान फारूकी। तो होता क्या है कि मेरा किताबों के साथ जो सिनेमा का सफर होगा वो बिल्कुल पॉपुलिस्ट किस्म का सफर नहीं होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जिन किताबों पे फिल्म बनाना चाहता हूँ आज का मार्केट उन किताबों पे बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी दिल्ली दूर है मेरे लिए। दोस्तों, मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे कुछ सवाल मिले अविनाश के प्रशंसकों के, और उनके साथ साथ ऐसे दोस्तों के भी जो एक निर्देशक से कुछ सवाल करना चाहते हैं। मैं वो सवाल भी रखूँगा। पहला सवाल ये है अविनाश की, नॉन फेसेस के को एक नए रूप में ढालने में कितने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी एक आइडेंटिटी एसोसिएटेड होती है। नॉन फेस को नए रूप में ढालने से अगर आपका मतलब ये है कि आप किस तरह का किरदार देते हो, शाहरुख खान को किस तरह का किरदार देते हो, जैसे अमिताभ बच्चन ने पा में जिस किस्म का किरदार किया, या शाहरुख खान ने आनंदल राय की फिल्म जो थी उस, अरे वो फ्लॉप फिल्म थी वो, हाँ बहरहाल मैं नाम भूलने में बड़ा उस्ताद आदमी हूँ, या फिर जो अपना आयुष्मान खुराना ने जो अभी एक फिल्म में, पता नहीं बाला में तो खैर है ही, और मैं बहुत सारे नाम भूलता हूँ। मैं हो सकता है थोड़ी देर में सत्या व्यास का नाम भी भूल जाऊं, तो मैं इस मामले में वो गड़बड़ आदमी हूं। तो होता क्या है कि ये एक्टर का फोटे है ना, वो कितना अपने को पर्दे में डिकास्ट, डिग्रेड या मतलब अपग्रेड जो है वो करने के लिए तैयार है, करने में कंफर्टेबल है। तो अच्छे लोग जैसे आमिर खान जैसे लोग, मुझे लगता है कि सलमान ने भारत में बूढ़े की भूमिका की थी, तो अमिताभ बच्चन ने बहुत सारा काम किया है। इधर महिलाएं आप वाणी कपूर ने किया है, अभी चंडीगढ़ करे आशिकी में एक ट्रांसजेंडर का रोल किया है, ट्रांस गर्ल का, सॉरी, तो वो कमाल का काम है। हाँ, तो मुझे लगता है कि निर्देशक अपनी कहानी को बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता है, और कलाकार उसको सहयोग कर सकते हैं अपना रूप बदलकर बहुरूपिया जग को हंसाने आएगा, है ना। तो यही तो काम है बेसिकली कलाकार का। इसलिए मुझे वो फिल्म जो है सांड की आंख पसंद नहीं है, क्योंकि दो कलाकार मतलब 30, 32, 28 साल के कलाकार 65 और 70 साल की महिला का किरदार कर रहे हैं, लेकिन उनके रूप रंग पे उतना मतलब क्लासिकल आर्ट वर्क नहीं किया गया है। और फिर मुझे टाइटैनिक की याद आती है, जहां पे एक 22, 23 साल 24 साल की लड़की जो है वो 80 साल की बूढ़े का बहुत ही कमाल का किरदार करती है। तो हम धीरे धीरे मतलब रियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार अभी मुझे लगता है कि धीमी है। एक सवाल मेरे जहन में आ गया, मैं पूछ लूं। मेरे मित्र हिमांशु शर्मा बहुत अच्छे स्क्रीन पे राइटर हैं, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि फिल्म जो हम देखते हैं वो दरअसल निर्देशक का माध्यम है। हम लेखक जो है वो कुछ सोच के लिखते हैं, लेकिन उसको पर्दे पर किस तरह से दिखाया जाएगा यह निर्देशक तय करता है। तो जो आप फिल्म देख रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ भी गलतियां दिखाई पड़े तो लेखक को न कहें, निर्देशक को कहें। मैं अविनाश से ये बात जानना चाहूँगा कि अविनाश, क्या आप इस बारे में, इस कथ्य में कितनी सत्यता जानते हैं कि फिल्म जो है वो एक निर्देशक का माध्यम है? किताब जो है वो लेखक का माध्यम है, वैसे ही सिनेमा निर्देशक का माध्यम है, वैसे ही थिएटर एक्टर का माध्यम है ना, क्योंकि उसमें सामने एक्टर होता है। सिनेमा की विडंबना यह है कि सिनेमा को हिंदुस्तान में एक्टर के नाम से जाना जाता है। आप कभी ये नहीं मतलब सुनते हो कि ये अविनाश दास का सिनेमा है, आप हमेशा सुनते हो कि ये स्वरा भास्कर का अनारकली है ना, या ये सलमान का सुल्तान, या आमिर खान की कोई फिल्म, या अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म।
निर्देशक हमेशा वहां पे पार्श्व में होता है। तो और जैसा कि एक किताब होती है, उस पे अगर कोई निर्देशक फिल्म बना रहा होता है, वो जिस तरीके से डिजाइन करता है तो उसकी अच्छाई बुराई दोनों निर्देशक के हिस्से में आती है। वो किताब से इंस्पिरेशन लेता है, किताब को कन्वर्ट करता है, अनलेस अनटिल कि वो गुलजार ने अलग तरीके से किताबों को सिनेमा के पर्दे पे लाया है ना। लेकिन बहुत सारे निर्देशक रहे हैं जिन्होंने किताब को अपने तरीके से डील करने की कोशिश की है और उनसे चीजें छूट गई हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, बासु भट्टाचार्य ने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं किताबों पे, मतलब तीसरी कसम पे फिल्म में गाइड अंग्रेजी वाली गाइड बहुत ही खराब बनी, पर हिंदी में वो फिल्म बहुत ही अच्छी बनी। तो कभी न्याय होता रहा है और कभी अन्याय भी होता रहा है किताबों के साथ, और दोनों ही चीजों के जिम्मेदार जो हैं वो निर्देशक हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है सर। दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है कि हमें निर्देशक जो है वो बिल्कुल आमने सामने मिले और हम उनसे सवाल पूछ सकें। आज हमारे सामने जो मौका है, एक और निर्देशक है भाई, विमल चंद्र पांडे, अगर कम पड़ रहा है तो हम उन्हें बुला सकते हैं मंच पे। लेकिन आप जो है, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बिल्कुल तीर की तरह दागें, और मैं अनुरोध करूंगा संयोजकों से कि यहाँ से कैमरा सॉरी माइक भेजें उन्हें और वो सवाल बिल्कुल करें। अच्छा, तब तक मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। बड़ा क्लीशे सवाल है और बड़ा क्लीशे से जवाब भी आएगा मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अविनाश से उम्मीद तो नहीं है, फिर भी मैं पूछता हूँ। अविनाश, एक डायरेक्टर के तौर पर आपका रुझान ज्यादा किस ओर है, कमर्शियल सिनेमा की ओर या मीनिंगफुल सिनेमा की ओर? भाई देखो, सिनेमा बनाने में पैसे लगते हैं, तो उसको मैं इस तरह से कैटेगराइज नहीं करता कि कमर्शियल सिनेमा और मीनिंगफुल सिनेमा। आप देखिए, आप स्टीवन स्पिलबर्ग को किस कैटेगरी में आप रखते हैं? जिन्होंने शिंडलर्स लिस्ट भी बनाई, द पोस्ट भी बनाई, जुरासिक पार्क भी बनाई और इंडियाना जोन्स की पूरी सीरीज भी बनाई। तो हमारे यहाँ इस तरीके से सिनेमा के बारे में सोचने की जो एक रवायत है, मुझे लगता है कि उसको थोड़ा छोड़ देना चाहिए हम लोग। दोस्तों, हाँ सवाल करिए। अच्छा, एक मिनट में टोक रहा हूँ। सवाल जो है ना बड़ा मुख्तसर सा करें, छोटा सा एकदम पूरा पॉइंट रखें आप, क्या और हम क्या जानना चाहें। जी, मेरे दो सवाल है। पहला ये कि आप बहुत सारी विमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि उन विमेन कैरेक्टर्स को, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उनको ऑप्रेस न बताते हुए अलग तरीके से भी एक विमेन सेंट्रिक मूवी बनाई जा सके? एक बार फिर से समझाइए, मैं बहुत कम समझदार आदमी हूँ। सर, आप विमेन सेंट्रिक फिल्म बनाते हैं, लेकिन हम हमेशा, जैसे अनारकली ऑफ आरा थी, उसमें जो विमेन थी स्टार्टिंग में जो थी, तकलीफ एक तरह की उसको थी, लेकिन क्या ऐसी भी विमेन सेंट्रिक बन सकती है मूवीज जहाँ पे उस कैरेक्टर को ऑपरेस न बताया जाए या ऑपरेशन से जाता हुआ न बताया जाए और वो तब भी विमेन सेंट्रिक कहलाए? बिल्कुल बिल्कुल बनाई जा सकती है और बनती है, और हमने भी कोई ऐसी कहानी नहीं कही कि वो बिल्कुल दबी कुचली। आप जो जीवन में जो भी जैसा भी काम करते हैं उसको लेकर के आपका अपना एक स्टैंड है, आप उस काम में ही हंसते खेलते गाते हो, तो मतलब उल्लास जो है वो मतलब जितना जीवन में जिसके होगा उसकी कहानी में अगर हम कहेंगे तो उतना आएगा वो उल्लास। तो ठीक है यार। दोस्तों, मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा एक बात कि देखिए, हमारे देखने का नजरिया है कि नाच गाई जो है ना वो ऑपरेट सेक्शन है। नहीं, हम एक काम करते हैं, वो उसका काम है। वो अनारकली ऑफ आरा की जो किरदार है वो आप देखिए कि बिल्कुल ऑपरेट नहीं है। वो तो इतनी सशक्त है कि वो थप्पड़ मार सकती है और मारती है। तो आप बिल्कुल मत समझें कि फिल्में इस तरह ही बनती हैं जहाँ पे केवल हम किरदार ऐसा लेते हैं जो शोषित है, दमित है। फिल्में जो भी किरदार रिश्ता है, जिसकी कहानी दिखाई जानी चाहिए, उसकी कहानी दिखाई जाती है, ऐसा मैं सोचता हूँ। सर प्रणाम। सर, मेरा एक प्रश्न था कि नए निर्देशक के तौर पे आप हमको क्या सलाह देना चाहोगे? और मेरा दूसरा प्रश्न था, मैं एक राइटर हूँ, अभी जस्ट नया नया लिखना स्टार्ट किया, मैंने एक फिल्म की स्टोरी लिखी है, तो सर हम फंडिंग किस तरीके से रेज करें फिल्म के लिए? आप इसमें कुछ प्रकाश डालिए सर। सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और आपने कुछ लिखना शुरू किया है तो उससे पहले 1000 किताबें पढ़ लीजिए, उसके बाद फंड की चिंता कीजिएगा, है ना। और मिल जाता है। अगर आप सिनेमा बनाने की चाहत रखते हैं तो या तो आपको पैसे देने वाले मिल जाएंगे, और अगर
जुनून होगा, कोई पैसे देने वाला नहीं होगा, तब भी आप फिल्म बनाएंगे। हमारे बीच में विमल चंद्र पांडे इसके उदाहरण है, बैठे हुए हैं, उन्होंने 2 फिल्में बनाई है अभी। तालियां आप विमल के लिए। हाँ अविनाश, एक सवाल हमारा है, और चूंकि हम दोनों एक ही शहर से हैं तो मिथिला को लेकर सवाल है कि मुंबई जाने के बाद क्या आपको लगता नहीं क्षेत्रीय, खास तौर पे भोजपुरी में तो, बट मैथिल, चूंकि अहू मैथिल छी हमू मैथिल छी, एकदम सर, दुनू गोटा मैथिल छी, तो अहाँ के की राय छै बारे में, या अहाँ के व्यक्तिगत प्रयास की है छै बारे में? हम अगर जवाब अहाँ के मैथिली में दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि हाँ नहीं हिंदी में। मतलब देखिए है क्या कि हम सब लोग जहां जहां से आए हैं, हमारी हिंदी में, हमारी भाषा में वो सारी जगहें मौजूद हैं। जैसे अगर मैं मिथिला से आया हूं और दिल्ली पटना होते हुए मुंबई पहुंचा हूं, इंदौर आया हूं, तो वो सारे शहर हमारी भाषा में यात्रा कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम हिंदी में अपना काम कर रहे होते हैं तो उस काम में भी हमारी जो अपनी क्षेत्रीयता है, हमारा जो अपनी क्षेत्रीय संवेदना है, वो सब ट्रांसलेट हो रही होती हैं, भाषा के लेवल पे, दृश्य के लेवल पे, सेंसिटिविटी के लेवल पे, फ्रेम के लेवल पे। तो अलग से उस भाषा में काम करने के लिए मुझे एक पूरा बाजार तैयार करना होगा, या जो बाजार का वो चलन है उसमें आपको अपना मतलब अपने को रूपांतरित करना होगा। वो मेरे लिए थोड़ा कठिन काम होगा। जैसे मैथिली में अगर मैं फिल्म बनाना चाहूं तो मैं नहीं बना सकता हूं, क्योंकि मैथिली फिल्मों का बाजार नहीं है। लेकिन मैं जो हिंदी में काम कर रहा हूं उसमें मेरी मैथिली मौजूद है, उसमें हमारी वाइफ की भाषा भोजपुरी मौजूद है। तो इस तरीके से जो है वो भाषा के को लेकर के मैं मतलब अपनी संवेदना ऐसे ही व्यक्त करता रहता हूं अपने कामों में। हेलो सर, नमस्कार सर। एक सवाल था मुझे कि जो बायोपिक बन रही हैं अभी रिसेंटली इस टाइम पे, जिसमें कि मतलब किसी जीवित व्यक्ति के ऊपर बायोपिक बन जाती है, अब उसकी जब तक मृत्यु होगी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बीच हो सकता है कि उससे कोई इंसानी गलती हो जाए, लेकिन अभी उसकी फिल्म तो डॉक्यूमेंट हो चुकी है, राइट? तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की और उसने कोई महान काम किया है, तो उसके बारे में बायोपिक बननी चाहिए। इस बारे में आपका क्या मत है? इस बारे में जो आपका मानना है वही मेरा भी मानना है, क्योंकि आपके सवाल में छिपा हुआ है कि आप क्या मानते हो। सर, आप भोजपुरी सिनेमा को अपने किस रूप में देखते हैं? बाकी बांग्ला, मराठी और सिनेमाओं को देखते हुए भोजपुरी सिनेमा को आप किस रूप में देखते हैं? क्या बदलाव उसमें होने चाहिए कि वो मेन स्ट्रीम तक आ पाए? सर, मैं कोई संत आदमी नहीं हूँ। मैं मतलब किसी को प्रवचन देने में बिलीव भी नहीं करता हूँ कि जीवन को ऐसा होना चाहिए, कविता को ऐसा होना चाहिए, सिनेमा को ऐसा होना चाहिए। जिसको जो लगता है वैसा सिनेमा बनाता है यार, है ना। आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने तरीके का सिनेमा बनाओ ना, किसी ने रोका नहीं है। तो मैं मतलब इस स्थिति में नहीं हूं कि किसी चीज को जज कर सकूं। हम इजाजत चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा अविनाश आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप सभी ने भी बहुत इंजॉय किया होगा इस सेशन को। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।